सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जमहूरियत का सफ़र पूरी आबोताब के साथ जारी है। ये अलग बात कि जमहूर का बेड़ा गर्क हुआ चला जा रहा है। कराची में डाकू राज कराची वाले जो है बेचारे बच सको तो बचो वाली पोजीशन पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस सफ़र में कहीं मौजूद नहीं है। पुलिस कहीं तो है, थानों में ही होगी शायद, लेकिन रोड पे बहरहाल नहीं है। न पुलिस न रेंजर्स, कोई नहीं है। अवाम दाद फरियाद कर रहे हैं लेकिन दाद रसी करने वाला अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है। पुलिस और रेंजर्स नाके लगाकर शहरियों को इन्वर्टेड कॉमा में उनकी खिदमत करने की कोई अपॉर्चुनिटी गंवाने पर आमादा नहीं है। डाकुओं को तो पता नहीं, आम आदमी की खिदमत बहरहाल दबा करके हो रही है। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त हैं और अगर आपको बताया जाए तो शायद आप अपने औसान ख़ता कर बैठें कि पिछले कुछ माह में 9 माह में 52,000 अफराद, ज़्यादा नहीं, दोबारा सुनिए, 52,000 अफराद अपनी पर्सनल बिलोंगिंग से, अपनी कीमती मालूमात से, अपनी अशिया से महरूम किए जा चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक औसतन रोज़ाना 200 अफराद को कराची में लूटा जा रहा है। 32 अफराद का दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं किसी और सैयारे की बात कर रहा हूं, मगर यकीन कर लीजिए मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलकत खुदादा जो इस वक्त पूरी तरह से तब्दीली के नरगे में है, मैं उसी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े, सबसे सिग्निफिकेंट शहर, इकोनॉमिक हब कराची के बारे में बात कर रहा हूं, जहां बाकायदा सूबाई हुकूमत भी है, जहां एक वज़ीर आला भी है, जहां गवर्नर भी है, जहां पुलिस भी है, जहां रेंजर्स भी है, जहां आईजी भी है, जहां डीजी रेंजर्स भी है, जहां पता नहीं और कौन कौन है। लेकिन अवाम की दादरसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दस्तयाब नहीं है। अवाम पूरी तरह से डाकुओं, लुटेरों और गासिबों के शिकंजे में है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि कराची में ही एक बहुत नामवर पुलिस ऑफिसर सरवर कमांडो, अब आप नाम से अंदाजा लगा लिए मौसूफ कितने खतरनाक होंगे, सरवर कमांडो की साली एक वारदात के दौरान अपनी जान से गई। कराची में ही डकैती के दौरान मज़ामत करने पर एक एसएचओ को गोली मारकर जख्मी भी किया जा चुका। यह भी जान रखिए कि कराची में ही एक हसास इदारे के एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर को, एक आला ओहदे पर फायज एक शख्स को, एक अफसर को दौरान डकैती मज़ामत पर गोली मारकर शहीद भी कर दिया गया। ताज़ा तरीन वाक़या यूनिवर्सिटी पॉइंट का इंतज़ार करती गुलिस्तान जौहर में आंसा मिसबा अपने वालिद साहब के सामने एक बदबख्त ने उसके सर पर गोली मारकर तालबा की जान ले ली। अब आपको, आपके जहनों में यकीनन सवाल कुलबुला रहा होगा कि कराची जिसमें बाकायदा पुलिस वाले घूम रहे हैं, बाकायदा एक पुलिस का महकमा है, कराची पुलिस के ठेकेदार किधर थे? कराची में एक मौसूफ को आईजी मुकर्रर किया गया है। इंतहाई मसरूफियत के आलम में है। माइकल होल्डिंग को इशाइया दे रहे थे मौसूफ पिछले दिनों। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये माइकल होल्डिंग क्या भला है? माइकल होल्डिंग वो है जिसका खून मेरे और आपके खून से ज्यादा कीमती है। माइकल होल्डिंग वो है जिसको खाना खिलाना इस दौर की सबसे बड़ी नेकी है। माइकल होल्डिंग वो है कि जिसके सामने मेरी और आपकी जान, माल, इज्जत व नफ्स, इज्जत व आबरू, किसी चीज की कोई अहमियत, कोई हकीकत नहीं है। कराची वो बदनसीब शहर है कि जहां किसी बुलंद मकाबिर में, बल्कि यकीनन एक बुलंद मकाबिर में एक शख्स मौजूद है जो अपने आप को कराची का इंचार्ज कहता है पॉलिटिकली,
वज़ीर आला सिंध बताया जाता है उनका ओहदा। वज़ीर आला सिंध यही मौजूद है, वज़ीर आला सिंध यही मौजूद है। अवाम भी यही है, डाकू भी यही हैं, चोर भी यही हैं, भुट्टो भुट्टो की सदाएं हैं और अल्लाह है और हम लोग हैं। कचरे पर आजकल सियासत फरमा रहे हैं मौसूफ, कचरा कचरा खेल रहे हैं, एक मैदान से उठा करके दूसरी जगह उठा करके डाला था। चलने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वजीर आला अल्लाह का शुक्र है कराची में मिलेगा आपको। आप उससे उसका नाम पूछे वो कहेगा जी भुट्टो, आप उससे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछे वो कहेगा जी भुट्टो। ये भुट्टो अब वो आड़, वो कवच बन चुका है जिसकी आड़ में अपने हर नाजायज, हर काले कारनामे को छुपा लिया जाए। कभी कभी तो मैं सोचता हूं ये किस भुट्टो की बात हो रही है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बात तो यकीनन नहीं हो सकती, ये किसी और भुट्टो का भूत दिखा के हमें डराते हैं। गजब खुदा का, नाम पूछो शनाख्ती कार्ड नंबर बता देते हैं। भुट्टो के एहसानात गिनवाने लगते हैं, उसने हमें शनाख्ती कार्ड दिया, उसने हमें पासपोर्ट दिया, उसने इतना एहसान अगर अल्लाह मियां की मान लेते तो अल्लाह मियां के वली होते। कोई हदीस, कोई बात, कोई तुक्का, कोई जुमला कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप बात करने जाएं वजीर आजम की तो यह कह दिया जाता है कि जी सूबाई खुद मुख्तारी ने हमारी राह में रुकावट कर रखी है। 18वीं तरमीम की आड़ लेकर के मेरी समझ में नहीं आता। मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ धुआंधार प्रोग्राम किए, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से। पानामा में मैंने आगे बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा डाला, पेड कंटेंट नहीं होता था, अल्लाह का शुक्र है मेरा, ना आज होता है। मगर मैं हैरान हूं, आसिफ अली जरदारी का दौरे हुकूमत हो तब कराची पर बुराई आ जाए, जब तब्दीली के सफर में हम लोग रगड़े जाएं तब कराची वाले पिस रहे हो। ये चक्कर क्या है यार? नवाज शरीफ कोई एमएसएफ के लड़कों से कराची में अमन-ओ-अमान कायम करवाता था? कराची ऑपरेशन जिसका क्रेडिट लिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस नहीं किया, लेकिन क्या उस वक्त कप्तान नवाज शरीफ था? और आज ये हमारे कप्तान की गलती है जो कराची में सुधार नहीं आ पा रहा। कराची में रेंजर्स भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, डीजी रेंजर्स को अल्लाह ताला मेरी नजर भी मेरी उम्र भी लगा दे, वो भी मौजूद है। मगर रेंजर्स कर क्या रही है? पुलिस तो चलो समझ में आता है, पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट मौजूद है कि पुलिस में सियासी भर्तियां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काली भेड़ें जो हैं वो इस वक्त रात 12 बजे के बाद या दिन दहाड़े भी अवाम की खिदमत में इन्वर्टेड कॉमास में मसरूफ हैं। रेंजर नामी बला भी तो कराची में ही मौजूद है। उससे दुश्मनों का, उससे ये कातिलों का बेड़ा गर्क क्यों नहीं हो पा रहा? मैं हैरान हूं। यही वो रेंजर्स थी जिसने खून का, जानों का नजराना दे करके हमें कराची में इतना अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर दिया था। अब से चंद थोड़े अरसे पहले सिर्फ कुछ अशखास ही तो बदले, महकमा तो वही है। मेरा ख्याल है कि मोटिव भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव भी वही होगा, सेंट्रल कमांड भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वही होगी। तो फिर कहां गलती हुई है? कराची जख्म जख्म है, कोई नहीं जो दवा करे। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में आकर के पीपल्स पार्टी अपना सत्यानाश कराने पर आमादा होगी तो आप गलती पर है। पीपल्स पार्टी बहुत समझदार जमात है, आज के दिन कम से कम वैसी कोई गलती नहीं कर सकती थी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सिद्दीक उल्फा, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा GDA से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। और मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले सिद्दीक उल फारूक साहब के पास जाऊँगा। सिद्दीक उल फारूक साहब, हुजूर वाला सर, कराची ज़ख्म ज़ख्म है, कोई नहीं जो इसके ज़ख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हो। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसको ओन करता हूँ। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ मेरी राय है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या कप्तान की तब्दीली यहाँ आड़े आ रही है? फोर्सेस की जो हमारी तरफ से कोई ताई खुदा न खास्ता देखने में आ रही है? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की विल में कोई फ़र्क आया है? हुआ क्या है जिसका खुमियाजा हमारे ये कराची वाले भुगत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। मैं यहाँ 1998 में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, और उससे पहले भी मेरा कराची में आना जाना लगा रहता था। मुझे भी उस वक्त धमकी दी गई कि तुम्हारे लिए भी बोरी बना ली गई है। फिर मैंने क्या किया, उसका जवाब कैसे दिया? अमल से जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा नतीजा खेज़ जवाब दिया। नूरुल आरिफीन साहब, ये
कराची एक मरतबा नहीं, कराची बार बार ज़ख्मी होता है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस ज़ख्म की वजह से या बार बार के ज़ख्मों के बावजूद कराची ज़िंदा है, ज़िंदा रहता है। लेकिन ब्लीडिंग तो होती है, खून बहुत बह जाता है। अगर यहाँ जब पाकिस्तान जब से बना है 1947 से, यहाँ आइनी जमहूरी तसलसल होता तो ऐसी सूरत आपको नज़र ना आती। लेकिन अयूब ख़ान थे तो अयूब ख़ान के बेटों ने यहाँ क्या किया था, फिर उसके बाद MQM कैसे वजूद में आई और उन्होंने क्या किया। फिर आपको याद होगा कुछ 350 पुलिस ऑफिसर्स, ASI, SI और इंस्पेक्टर्स चुन चुन कर मार दिए गए, और उससे बड़े अफसर भी। और कराची जो गालिबन इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के MD को भी यहाँ अपने दफ्तर से निकले और गोली मार दी गई, और कितने बड़े पुलिस अफसरों को गोलियां मारी गईं। उनके कातिल कहाँ गए? फिर MQM की वकालत करने वाले कहाँ थे? मैं इसलिए अर्ज़ करूँगा कि आज भी आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। एक वक्त था 90s में डाकू राज था अंदरूने सिंध, आपको याद होगा, लोग सफ़र नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ एक अज़्म लेके आए और खुदा के फजल करम से डाकू राज ख़त्म किया। फिर 2013 के इलेक्शनों में नवाज शरीफ आए तो कराची का अमन का आपको पता है। लेकिन जब हुकूमत, सिविलियन गवर्नमेंट और इदारे जब यकसू हो के जिसका काम उसको आप दें और आप निगरानी करें तो फिर नतीजे आते हैं। फिर आपने देखा कराची का अमन भी बहाल हुआ। अब बहुत बड़ी बात जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तब्दीली के नाम पर जो आए हैं, तो उनके आने के बाद ये आप जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये मैं जब भी आता हूँ कराची में पूछता हूँ मार्केट में आगे पीछे। हकीकतन आपने ये दुरुस्त बात की है, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। यही वो कहते थे जब नवाज़ शरीफ साहब और यहाँ के जो भी अपना गवर्नमेंट थी मिल के ये काम कर लिया अमन हासिल करने का, उस वक्त भी लोग कहते थे कि कहीं ये फिर ना बदअमनी आ जाए। तशवीश थी लोगों को और वो बदअमनी फिर आ गई। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की दरख्वास्त करते हुए मैं मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी के पास जाऊँगा। मैडम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए आपसे जानना चाहूँगा, एक छोटी सी खबर, सिंध में दहशत की अलामत, 50 डाकू कौमी धारे में शामिल। रेंजर्स हेडक्वार्टर कंद कोट में तकरीब, मुलजिमान ने भारी असलहा जमा करा दिया। इस मौके पर हथियार डालने वाले डाकुओं ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। गोया मैं किसी की जेब काट रहा हूं, कोई मुझे पकड़ ले और मैं उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा लगाऊं तो मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएं। एक बात। दूसरी बात, कराची में बाकायदा जमहूरियत सुना है कि फल फूल रही है, तो जमहूर का ये सत्यानाश, सवा सत्यानाश जो हो रहा है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? मैडम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बहुत अहम टॉपिक लेके बैठे हैं और बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, लाउड एंड क्लियर। हेलो, मैं सुन सकता हूं मैम, प्लीज़ गो ऑन। मेरी आवाज़ आ रही है? लाउड एंड क्लियर, आप जारी रखिए। बिल्कुल, जी जी। तो आज फिर बहुत अहम टॉपिक, जी, बहुत अहम टॉपिक लेकर बैठे हैं आप। जो आप का इंट्रो था उसमें आपका जो दर्द था, जो तकलीफ़ आप ने महसूस भी की और हम सबके साथ, आवाम के साथ शेयर भी कर रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में सारी आवाम की तकलीफ़ है जो आपके अल्फाज से आया थी। हकीकत है, कराची से कश्मीर तक जो सिंध का हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है और दूसरे इदारे हमारे तबाह हैं, तो इसका रोना तो हम असम्बली में रो ही रहे होते हैं, लेकिन इसका जो सबब है और जो हकीकतें हैं वो भी सामने नज़र आ रही हैं। कराची के अमन व अमान की बात कर रहे हैं आप, तो कराची का अमन व अमान नो डाउट के कभी बहुत ही बुरे हालात, इतने बुरे हालात कि एक आवाज़ आती थी और पूरा कराची ऐसे सन्नाटे में छा जाता था कि यकीन माने कि खौफ और दहशत की अलामत हुआ करता था कि किसी ने अगर गलती से कोई शॉप खोल भी ली होती थी तो
तो हम विटनेस हैं, हमने भी देखा कि 2 चांटे ऐसे पड़े कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दूध और दही की दुकान खोली। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन हुआ, वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी आई, लेकिन अब फिर वही हालात हैं जो आपने फिगर बताया। आए दिन कराची में तो है, और फिर जो कराची के हालात हैं वो तो एक बड़ा कैपिटल सिटी है, इसके हालात तो फ़ौरन आप लोग मीडिया भी फौरी तौर पर क्लिक हो जाता है और वो चैनल्स पर आ जाता है। कराची से अगर आप कश्मीर तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं ना, जैसे आपने घोटकी का जिक्र किया, शिकारपुर है, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस का अमल दखल ही नहीं है, पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। वो कहती है कि यहाँ पहुंचना हमारे लिए इस कदर मुश्किल है क्योंकि वो इस कदर जदीद हथियार रखते हैं। जैसे शिकारपुर में कुछ अर्सा पहले आपने देखा बड़ा तेगवानी और वो एक मसला हुआ कि किसी गुलकार को उन्होंने किडनैप किया। तो ये इस तरह के हालात हैं। फिर क्या होता है, पुलिस 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 हम बोलते हैं, तो पुलिस को अगर कहें तो पुलिस अलग से रोना उनका हो जाता है कि हमें वो असलहा नहीं है, हमें वो मरात नहीं है, हमें वो जो हमारी तनख्वाहें वो इस काबिल नहीं है। फिर अगर सिंध असम्बली में कभी मैं सवाल पूछूं सीएम से कि मुराद अली शाह साहब क्या आप एक अच्छा कॉम्पिटेंट सीएम हम होम मिनिस्टर नहीं दे सकते, तो सीएम कहते हैं कि क्या मेरी कॉम्पिटेंसी आपको कम नज़र आती है। मतलब इस तरह के सवालात के जवाबात जब मिलें तो सवाल बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से ठीक होगा। क्या हर बार रेंजर्स को बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि आए आप हमारे नहीं, लेकिन मैडम यहाँ सवाल ये पैदा होता है रेंजर्स को बुलाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, मर रही हैं क्योंकि रेंजर्स तो ऑलरेडी शहर में मौजूद है, सूबे में मौजूद है। बुलाना तो ये तो तकल्लुफ करना पड़ेगा। रेंजर्स तो मौजूद है, कर क्या रही है, ये एक सवाल है। थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं तहरीक इंसाफ के पास जाऊं, मैडम उज़मा मेरे साथ मौजूद है। आप सही कह रहे हैं। कुछ जी मैडम, आपसे ये जानना चाहता हूं जनरल नॉलेज के लिए, हालांकि पता तो सबको है, जुबान ज़द-ए-आम है, इक़्तिदार का हलवा तो चलो मिल गया, अल्लाह का नाम लेकर के वो खाना भी शुरू हो गया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। अब ये बताइए कि ये सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर कराची के अवाम का इस्तेहसाल होना कि इलेक्ट्रिक से लोग मर जाएं तो सूबाई खुदमुख्तारी, खान साहब ट्वीट करना पसंद नहीं करते, कराची में 9 से 18 अफराद की हलाकतें हो जाएं, खान साहब मुंह नहीं लगाते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। यहाँ कराची में अमन व अमान का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश हो रहा है। हर दूसरे दिन खबर आती है कि नैब मुराद अली शाह को बुला रही है। नैब को पता नहीं पेट्रोल डीजल के पैसे कम पड़ गए या मुराद अली शाह के पास इस्लामाबाद जाने का पैसा नहीं है। ये मुझे बताइए, जब तक मुराद अली शाह थंबू होंगे हम उस वक्त तक मतलब ज़मीन और आसमान के बीच में मोल्लक रहें। हमारा भी वज़ीर आज़म है ना, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो, या वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ के हैं? जी सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो हर तीसरे चौथे दिन जो है वो कराची पे उनकी मुशावरत भी होती है, एक बड़ी मीटिंग भी होती है, बल्कि उन्होंने अपने तमाम जो हमारे 14 MNAs हैं कराची से, उन सारों को कहा है कि आप अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके आप जाएं कराची में बैठें और कराची के मसाइल जो है वो हल करें। अफसोस इस बात का है कि कराची भुट्टोइज़म की नज़र हो गया है। आपको पता है कि जिस तरह ये मेरी बहन नुसरत सहर अभी कह रही थी कि कराची तो बड़ा शहर है, आप ज़रा अंदरूने सिंध की तरफ रुख करके देखें, वहाँ तो कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने जितनी पुलिस थी कराची की या जो सिंध में होनी चाहिए थी, जो कि लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होनी चाहिए थी, वो इन्होंने अपनी VIP कल्चर में उड़ा दी है। हर मिनिस्टर आप ये जो थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैडम उज़मा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैडम उज़मा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मेरा जो सवाल था, मेरे दीगर मेहमानों की जो राय थी, आप उसी को नए लिबास में मेरे सामने पेश कर रही हैं, कोशिश अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सूबाई खुदमुख्तारी के सामने खान साहब और तब्दीली ने हथियार क्यों डाल दिए? आपने इरशाद फरमाया, सही फरमाया होगा, आपकी मालूमात मुझसे बेहतर हैं, कि वो जो 14 ठेकेदार कराची के सूबाई असम्बली से कौमी असम्बली में मौजूद हैं, खान साहब ने उनसे कहा है कि आप अवाम के दरमियान जाएं। मुझे किसी एक का नाम आप बता नहीं सकती कि जो इस वक्त अपने अवाम में मौजूद हो। माइंड यू, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक आदमी अपने अवाम में मौजूद नहीं है, किसी एक को नहीं पता कि बारात कहां जा रही है। तो उस सूरत में ये मुझे बताइए कि जो आपकी इनकॉम्पिटेंस है, फेडरेशन की इनकॉम्पिटेंस है, उसका फातिहा, उसका नोहा किन अल्फाज में पढ़ा जाए?
देखें, आप अली जैदी को देख लें, वो वहीं बैठे होंगे, फिर आप फिक्सिट को देख लें, वो वहीं बैठे होंगे, वो तो सारा दिन वहीं बैठे होते हैं, फिर इमरान इस्माइल वहाँ बैठे होते हैं। करने के लिए फिर आप मुझे ये बताएं कि ये फिरदौस नकवी, देखें हकीकत, देखें आप मेरी बात जरा मुकम्मल होने दें। हकीकत यह है कि अब आपको खुल के वाजे हो रहा है कि NFC अवार्ड जो थे, जो 18वीं तरमीम थी, उनसे क्यों मोहब्बत थी ये पीपल्स पार्टी को। वो इसलिए मोहब्बत थी क्योंकि सारे फंड्स जो थे वो सूबों में आ जाते थे। फिर ये गुल छड़े हो रहा है, स्याह करें, सफ़ेद करें, फेक अकाउंट से बाहर ले जाएं, अंदर ले जाएं, आगे कर दें, पीछे कर दें, सदके के बकरे दे दें, बर्थडे केक्स ले लें, कोई इनको पूछने वाला ना हो। अब जो सिंध जो हुकूमत है वो उसके सारे इख्तियारात जो है वो कोई हमारे हाथ में तो नहीं ना, सारे फंड्स उनके पास। इन्होंने, आपको पता है कि लोकल बॉडीज को भी इन्होंने मफलूज कर दिया है, इन्होंने उनके ऊपर अथॉरिटीज बिठा दी हैं। वो सारी जो मिनिस्ट्रीज जो कि लोकल बॉडीज के साथ मिलकर चलनी चाहिए वो अथॉरिटीज के अंडर हैं। क्या काम होगा वहां पे? कोई काम नहीं हो सकता। ये तो चाहते ही नहीं कि कराची तो लावारिस हो गया, और लावारिस किया गया क्योंकि इनकी वहां पे कोई वोट बैंक है नहीं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि तितर बितर हो जाए बाकी सारे। और जो सिंध के ऊपर जो है इनकी इजाजत, अब ये भुट्टो करके हर चीज, यानी आपने खुद ही इंट्रो में कह दिया कि अब तो ID कार्ड भी लगता है कि भुट्टो के ही नाम से इनको मिल रहा है। तो ये सारी जो इनकी हरकतें हैं, अगर आप JIT पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की जो कि आई थी, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप रेंजर्स की बात पूछ रहे हैं, देखिए पहले भी जो कराची में अमन व अमान आया था वो रेंजर्स और फौज, वैसे आपको बुरा तो लगेगा ये जान करके कि मैंने इंट्रो में एक और बात कही थी जो अब तक नहीं पहुंची। मैंने कराची में अमन व अमान के कयाम का 2 मरतबा सेहरा नवाज शरीफ के गले में डाला था, आप मेरे ख्याल मिस कर गई, और यहाँ पे भी आपको जो है वो मेरे ख्याल माइनस पॉइंट दिए जाते हैं। मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा क्योंकि मुझे इमीडिएटली कह दिया गया है। ब्रेक से वापस आऊंगा तो सिद्दीकुल फारूक साहब कोई नुक्ता ऐड करना चाहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक छोटी सी बात आपकी खिदमत पेश कर दूं। चूँकि आप खुद आप क्लेम करते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छा ही करते हैं कि क्लेम करते हैं। मुझे तो कभी ये हिम्मत नहीं हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये काम कर सकूँ। लेकिन सर, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से भी बड़ी ख़ताएँ हुई हैं। पिछले दिनों में एक एंकर का प्रोग्राम देखने की गलती कर बैठा जो कराची ऑपरेशन के मुज़म्मिरात बल्कि उसके फ़वाइद के ऊपर बात करने की कोशिश फरमा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर नौहा पेश करने की, पढ़ने की जो है वो जिसारत भी की। जिसारत काफ़ी नाकाफ़ी थी, हंसी भी आई देख करके, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम में वो बजाय कराची के अमन का जिक्र करने के अपने एक साबिक बल्कि मौजूदा पेटी भाई से ताज़ियत करते ही नज़र आए जिनका मोबाइल छिन गया था। हुजूर वाला, हुकूमत से बात करो तो वो सूबाई हुकूमत विफाक की तरफ धकेल देती है, विफाक सूबे की तरफ धकेल देता है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ बात करें तो जर्नलिस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसके सर पर, किसके कंधे पर सर रख करके रोऊं, मैं किससे बात करूं, कुछ ज़रा गाइड फरमाइएगा मुझे। पहले तो ये है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं, इदारे बंद हुए हैं, लोगों के प्रोग्राम बंद किए गए हैं, लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, उसके बावजूद लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फिर ऐसा भी होता है जो आपने कहा है कि कुछ कमज़ोरी भी होती है। मैं ये उज़्मा कारदार साहबा फरमा रही थी लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो लोकल बॉडीज़ को आपने तो तोड़ ही दिया। पंजाब में वो काम कर रहे थे, आपने तोड़ दिया। आप इनका गिला कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने उनको बराह रास्त नहीं कहा। PTI ने क्या किया है इस वक्त, और नूरुल आरिफीन साहब बुनियादी तौर पर इससे पहले अगर नताइज दिए तो उस वक्त ये था कि मसाइल का इदराक था, जानते थे कि मसला ये है। जैसे मैंने डाकू राज ख़त्म करने की बात की, जैसे मैंने 2013 से 15 तक कराची के अमन लौटाने की बात की। फिर दूसरा विल टू डू, हमने करना ही करना है ऑनेस्टली। और फिर ये कि सलाहियत, इस वक्त मुल्क में ज़िद है, हट धर्मी है, नाअहली और नालायकी है। बदकिस्मती से सिंध और मरकज़ में वर्किंग रिलेशनशिप है ही नहीं। मरकज़ वाले भागते हैं,
और उस पार्टी के नुमाइंदे यहाँ के अब जल्दी से इस सिंध की हुकूमत ख़त्म करके तो हम किसी तरह से यहाँ अपनी हुकूमत जैसे तैसे बना लें और फिर उसके बाद हमारा काम चले। बात ये नहीं है। 18वीं तरमीम जिस पे बहुत सी बातें अभी इस प्रोग्राम में हुई हैं, भाई ये पार्लियामेंट ने पास की है, चारों सूबों के इत्तेफाक राय से हुई है। दुनिया में जाके देखें सूबों के इख्तियारात क्या हैं और फेडरेशंस में होता किस तरह से मामलात चलते कैसे हैं। ये तो कभी आइन को उठा के फेंक दिया जाता है, कभी कुछ, जब भी तो ये अब खराबियाँ हैं इस वक्त। लिहाजा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि 18वीं तरमीम बलूचिस्तान के लिए भी है, 18वीं तरमीम KPK में भी है, 18वीं तरमीम सूबा पंजाब के लिए भी है। ये अलग बात है कि KPK में 4-5 साल हो गए हैं, मेट्रो पेशावर मेट्रो नहीं बन रही। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ गई है कि इसमें करप्शन हुई है। नाअहली का शाहकार है पेशावर मेट्रो। थोड़ा सा मौजू से हट गए, मैं जाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूं, मोहतरमा की तरफ मैं जाऊंगा। एक दो बातें जी प्लीज। सिर्फ आप ये देख लीजिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आप वर्किंग रिलेशनशिप सूबों के साथ पैदा करें, वरना लॉ एंड ऑर्डर तो लाहौर में और पंजाब में इतना ख़राब हो गया है कि आप थोड़े दिनों के बाद उस पर प्रोग्राम करने लगेंगे। डेंगू का क्या हाल है। ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना, मरकज़ माँ की तरह से सूबों को अपने बच्चों की तरह से डील करे, प्यार से उनके साथ मामलात करे, ठीक हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा कंपोज रह करके प्रोग्राम करना चाहता हूँ। आपने ये जो माँ वाली बात की इसको प्लीज़ वापस ले लीजिए, क्योंकि एक मौसूफ थे झूम झूम करके कहा करते थे कि रियासत होगी माँ की जैसी। उसके बाद उस माँ ने अपने बच्चों के साथ जो कुछ किया, प्लीज़ मुझे रोना आ जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, सिंध का अपने तौर पर इंचार्ज वज़ीर आला की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आप फरमाती हैं कि उनसे कोई सवाल पूछो तो वो बुरा मान जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आपको मेरी कॉम्पिटेंस पे शक है। शायद इनकॉम्पिटेंस ही कहना चाहते होंगे जो मेरे मुंह से अल्लाह ने निकलवाया। यहां तो हर मसले का हल भुट्टो है। नल में पानी नहीं आ रहा तो जिए भुट्टो, बच्चों को दवा इलाज नहीं मिल रही तो जिए भुट्टो, कोई बच्चा कोई बच्ची बिलावल के प्रोटोकॉल की नजर होगी है तो जिए भुट्टो। मैडम आपके ख्याल में ये जिस भुट्टो से हमें डरा रहे हैं, या जो भुट्टो जिसकी रूह हमारे ऊपर मुसल्लत है, आपके ख्याल में अगले कितने अरसे में इस भुट्टो से हमें निजात मिल जाएगी? और उसके बाद जा करके कहीं किसी एक आम आदमी को जिसका कोई भुट्टो नहीं, जिसका सिर्फ अल्लाह मियाँ है, उसको जिंदा रहने का, इज्जत के साथ मौत मरने का, वो मौत नहीं जो हम रोज मर रहे हैं, उसको हक मिलेगा? ग्रिप है। मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपको सब पता है कि सिंध में क्या हालात हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो तकलीफ़ आवाम सह रही है भुट्टो के नाम पर, वो आपको भी इसका बड़ा अच्छे तरीके से अदराक है। जो आपने CM साहब की बात की ना कि वो वाकई वज़ीर आला हैं इसके, और दूसरी दफ़ा वज़ीर आला हुए हैं, और माशाल्लाह इस वक्त अगर आप उनके पास जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनकी ज़रा लाइन देख लें तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। वो इतने कॉम्पिटेंट ख़ुद को समझते हैं कि एजुकेशन भी वो चाहते हैं मैं अपने पास रखूं, होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास हो, प्लानिंग और डेवलपमेंट भी हो, फाइनेंस भी मेरे पास हो। इसके बाद लाइन लगी हुई है, ये तो अभी मैंने चीदा कुछ डिपार्टमेंट बताए। वो इतने ख़ुद को कॉम्पिटेंट समझते हैं। भाई अगर कॉम्पिटेंट हैं तो कुछ दिखाएं ना। सिर्फ कराची की सड़कों पर चाय पराठा खाने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये कहना कि भाई कराची से कश्मीर तक मसाइल हल हो रहे हैं, ये 4-5 मिनिस्टर अपने साथ जो इनके ग्रुप के हैं लेकर कराची के सड़कों पर घूमते हैं। और कराची से अगर आप आगे चले जाएं, जो कल वाक़या हुआ कि एक शख्स के पैरों में टांगों में कीड़े पड़ गए थे कि लाड़काना के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने उनको देखना पसंद नहीं किया, वहाँ भी रेंजर्स पहुँच गई, वहाँ भी रेंजर्स के डॉक्टर ने जाकर उसका इलाज किया। शिकारपुर से माँ अपने बच्चे को लेकर चलती है कि शायद लाड़काना पहुँचूंगी, भुट्टो का शहर है, भुट्टो शायद वहाँ जिंदा है तो मेरा बच्चा वहाँ ज़िंदगी ले लेगा, उसको ज़िंदगी उसकी बच जाएगी। लेकिन उसी शहर में उस माँ की गोद में उस बच्चा तड़प तड़प कर जान दे देता है। यहाँ लाशें उठा के ले जाते हैं, दरिया पार करते हैं अपने प्यारों के लाशों को, पुल नहीं है यहाँ, दरियाओं से गुजर के, लेकिन फिर भी भुट्टो जिंदा है। बात ये आरफीन कि यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना कर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन लोगों को भी अकल नहीं आ रही। खुदारा अब तो अकल करें,
अब तो समझ करें, 15 बार एक एमपी असेंबली में बैठता है, 15 टाइम्स उसके इलाके के लोग उसको जितवाकर असेंबली भेज देते हैं और वो वहां बैठकर सिर्फ साइन करके चाय सिगरेट पीकर ये गया वो गया। तो वो लोगों को क्यों अकल नहीं आती कि उनके इलाकों में पानी पीने का नहीं है, साफ सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, गंद है, स्कूल्स टूटे फूटे हैं, वहां हॉस्पिटल्स में दवाइयां तक नहीं है उनके लिए, उनकी एंट्री नहीं है। माएँ अपने बच्चों को हॉस्पिटल्स के बगैर बाहर सड़कों पर जन्म दे रही हैं, कोई रक्षे में जन्म देती है, कोई गधे गाड़े पे जन्म देती है, फिर भी भुट्टो जिंदा है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम, इस भुट्टो को वापस आके निपटते। मेरे साथ तहरीक इंसाफ मौजूद है। मैं इस मौके को गनीमत जानकर उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जनरल नॉलेज का। मैडम आप भी नहीं निपट सकेंगे। मैडम आपसे इस्तदा है कि प्लीज बिटवीन द लाइन जवाब देने की कोशिश फरमाइएगा, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। माजी की झरोकों में झांकते हैं, एक था नवाज शरीफ, अब ये एस्टेब्लिश ना होने पाए कहीं कि नवाज शरीफ मेरे मामू हैं। एक था नवाज शरीफ, एक था अपने तौर पर कप्तान कराची ऑपरेशन का उस वक्त कायम अली शाह साहब। सबको पता है कि वो बेचारे रिटायर्ड हर्ट थे, फिर भी उन पर ये तोहमत लगा दी गई थी कि वो कप्तान है। एक थे राहिल शरीफ। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ का मिलाप हुआ, उसके बाद जो ले दे हुई वो अल्लाह ही जानता है, और उसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह उस सूबाई खुदमुख्तारी के बावजूद कराची में अमन व अमान सब ने देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब है इमरान खान, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डीजी रेंजर्स भी मौजूद है, आर्मी चीफ भी मौजूद है, सूबे में बाकायदा सारी चीज़ें हैं। अब अगर इमरान खान साहब उसी तरह से जिस पॉलिटिकल विल के साथ नवाज शरीफ ने चीज़ें सुधारने के लिए एक अज़्म दिखाया था, आपके ख्याल में कौन सी चीज़ इमरान खान साहब के तरद्दुद का बायस है? कौन सी चीज़ के सबब इमरान खान साहब इस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे? चलो समझ में आता है, वो आरिफ नकवी बीच में मौजूद है, के इलेक्ट्रिक से रिलीफ नहीं दिला पा रहे। इस तरफ आपके ख्याल में क्यों मामलात गड़बड़ेशन का शिकार हैं? नूरुल आरिफीन, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों अंडरमाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। आप क्या समझते हैं कि उनको इदराक नहीं है कि कराची में, मैं कहती हूँ कि हर दूसरे दिन वो इसके मुतालिक फ़िक्र भी करते हैं और इसके मुतालिक मीटिंग्स भी होती हैं हाई लेवल, और कितने तो वो खुद कराची के चक्कर लगा चुके हैं। देखें, पहले भी जो अमन लाया था वो आपकी रेंजर्स और आपकी अफवाज को सनसेट क्लॉज के थ्रू जो एक्स्ट्रा जो उनको पावर्स दी गई थी उसके थ्रू लाया गया था, वरना तो आपको पता है मिलिटेंट ग्रुप्स हर पार्टी ने वहां पे रखे हुए थे, और वहां पे जो अमन व अमान का मामला था। अब भी देखें, जो ये अभी लेटली फिर उनका एक्सटेंड किया गया पीरियड, वो इसी वजह से एक्सटेंड किया गया है। वरना तो देखें, अगर आपने कैपेसिटी, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। उज़मा साहिबा, मैं कराची का रहने वाला हूं, मैं लुट रहा हूं और आप मुझे कह रही हैं कि घबराना नहीं है। मैं घबराऊंगा? सुनिए एक मिनट, थोड़ा सा तहम्मुल। आप मुझे कह रही हैं कि इमरान खान साहब, मेरी गली में मामलात खराब है, इमरान खान साहब पिछली चौक चौराहे से आकर के घूम के चले जाते हैं, 100 वॉट सानू की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने 14 अनमोल रत्नों को बुला करके उनसे किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, 100 वॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके बुला करके मौसम का हाल पूछते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन इमरान खान साहब को कहिए मेरे साथ मेरी गाड़ी में अगली नशिस्त पे बैठ के चले, फ्यूल मेरा होगा, मैं उनको बताता हूं कराची में क्या मामलात हैं। वो 14 एमएनए, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, वो 14 नाकारा एमएनए जो कुछ नहीं कर पा रहे, अगर एक अकेला आरफीन सिद्दीकी कर जाए, मैं अपना नाम बदल लूंगा। मैं शहबाज शरीफ से कम काबिल आदमी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी बला हूं मैडम। कराची के गली कूचे को, कराची की नब्ज को मैं जानता हूं। मैडम आप कह रही हैं खान साहब मीटिंग करते हैं, मैं कह रहा हूं काम करने का वक्त है, मीटिंग छोड़े काम करें। अब मेरी भी आप बात सुन लें, आप जरा मेरी भी बात सुन लें। आप क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लगे हुए कराची में मुराद अली शाह के साथ? किधर था मुराद अली शाह जब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के लिए कॉम्पिटेंस शर्त है। इतनी तौफीक ही नहीं हुई, इतनी तौफीक नहीं हुई। किसकी हुकूमत है वहां पे? वफाक की हुकूमत नहीं है वहां पे, ये सिंध की हुकूमत है। और फिर ये सिंध कार्ड शुरू कर देते हैं, जब इनको जरा सा भी पूछने की कोशिश करें और जरा सा भी इनकी मदद करने की भी कोशिश करें तो ये आप टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे हकूक सलब कर रहे हैं। आपने इनकी कहानियां नहीं सुन ली है? इनके तो अपने इनका तो सारा फंड जो है ये चाहते हैं फेक अकाउंट्स के अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। ये सहर जो अभी कह रही थी, देखें जब आपका करप्शन का एजेंडा होता है
तो फिर आप सारी मिनिस्ट्रियां अपनी जेब में रखते हैं। हम अभी पीएनडी जाते हैं ना तो वो कहते हैं जी आहत चीमा ऐसे आता था पीएनडी जैसे उसके बाप का घर है, और जहां वो चाहता था उस वक्त उस तरफ वो डेवलपमेंट फंड्स ले जाता था। मैं आपको ये इत्तला देते हुए निहायत मुसर्रफ महसूस कर रहा हूं मैडम कि एक मर्तबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, एक मर्तबा फिर मेरे सवाल का निगलेक्ट कर गई, और यहाँ वक्त की कमी अगर आड़े ना आती तो मैं यकीनन आप मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करता। मैडम मुझे क्लोजिंग रिमार्क कह दिया गया है सर, मुझे क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए कह दिया है। नौकरी बड़ी प्यारी चीज़ है और खान साहब के दौरे इक़्तिदार में तो और भी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। अपने तौर पर हमने जो नन्ना मुन्ना सा बेज़रर सा एहतसाब करने की कोशिश की। मुझे पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हूँ तब तक एक अपना इनपुट तो देता रहूँगा, अपनी सी कोशिश तो करता रहूँगा। अगले हफ्ते तक इंशाअल्लाह ताला फिर कुछ ना कुछ मवाद जमा हो जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।